कतर जैसा जो कि इतना छोटा देश है कि आपको नक्शा पर ढूंढने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, वो तक हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। यदि पुराना समय होता, इंदिरा गांधी का समय होता, राजीव गांधी का भी टाइम होता और पंडित नेहरू कर बहुत बड़े करके नेता थे, तो ये चुटकियों में मामला कतर वाला हल हो जाता। एक फोन कॉल पर कहता हूं कि ये पूरे भारत की मतलब एकदम उसको कह सकते कूटनीतिक विफलता जिसको आप कह सकते हैं, डिप्लोमेटिक फेल्योर है भारत सरकार। शिवरात्रि का दिन था और कोई गोदी मीडिया का टीवी चैनल दिखा रहा था कि महादेव और मोदी रोकेंगे यूक्रेन का युद्ध। बताइए, मोदी को सीधे महादेव के बराबर कर दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों एक खबर काफी ट्रेंड हो रहा है, वो ट्रेंड इंटरनेशनली हो रहा है और भारत के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ में इसलिए है कि भारत कहीं ना कहीं जो G20 का समिट हो या फिर बहुत सारे इस तरह के इंटरनेशनली जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं एक देश की मजबूती सामने आती है। और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार कह रहे हैं कि देश डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और बहुत सारे रूपों में मीडिया, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा। लेकिन अभी का जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर बहुत ही संजीदा है, क्योंकि इसमें 8 नौसेना के जो अधिकारी थे, वो भी हायर रैंक को होल्ड करने वाले, वो कतर में रहते थे और वहां पे एक प्राइवेट एजेंसी के लिए काम करते थे। लेकिन उनपे आरोप ये लगाती है कतर की जो सरकार है कि आप इजराइल के लिए वो लोग खुफिया एजेंसी का काम करते थे और जो कतर की जो खुफिया बातें हैं वो इजराइल को साझा करते थे। और ये आरोप लगने के बाद इनसे पहले उनको सम्मानित भी किया गया, आपने खबरों में देखा होगा। ये आरोप लगने के बाद उनको सजाए मौत की सजा सुनाई दी जाती है। अब भारत सरकार इसमें क्या स्टेप लेगी, कतर पे क्या ऐसा शिकंजा कसेगी कि 8 जो भारत के नौसेना के जो रिटायर जो सैनिक हैं, मतलब कह लें अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाले, वो उनकी जान बच पाएगी कि नहीं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं, मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। थोड़े चूंकि आईपीएस अधिकारी हैं तो इनको पता होगा थोड़ा डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली बहुत सारी चीजों को ये पढ़ते हैं। इनसे बात करते हैं। सर पहले बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। सर, ये भारत का मजबूती जो डिप्लोमेटिकली है, कतर जैसा एक मतलब चींटी जैसा देश मैं उसको बोलना चाहूंगा सर। हालांकि देश की अपनी गरिमा होती है सबकी, लेकिन इस मामले में इसलिए कहूंगा कि ये 8 जो नौसेना के, इन पे ये आरोप लगा कि ये खुफिया का काम करते थे इजराइल के लिए। आपने सुना है सर? जी अभी तो सबने सुना, अभी तो बहुत मतलब आप कह सकते हैं हॉट टॉपिक है। तो मैं दर्शकों को शुरू से थोड़ा बता दूं, उनको भी ज्ञान सही मिलना चाहिए। ये जो कतर है एक बहुत भी छोटा सा देश है, खाड़ी का देश है, यानी कि जो फारस की खाड़ी जिसको कहते हैं पर्सियन गल्फ, वो एक खाड़ी का देश है, बहुत छोटा सा देश है कतर, जिसकी राजधानी है दोहा। और ये कतर जो था, यहाँ पहले लोग बड़े मतलब गरीब हुआ करते थे और उनका मुख्य पेशा था समंदर में कूदकर मोती निकालना, और वो लोग मोतियों का व्यापार करते थे। लगभग 100 बरस पहले कतर में मतलब तेल की खोज हुई और तेल की खोज के बाद ये तो कतर है, ये बहुत ही मतलब अब खुशहाल देश, बहुत समृद्ध देश बन गया है। और इसी से आप समझिए कि कितना समृद्ध है कि मतलब इतना छोटा सा देश है और पिछले साल इसने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, बहुत सफल आयोजन किया था। और आप लोग अक्सर सुनते होंगे अल जजीरा चैनल, बहुत बड़ा टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है, तो वो भी कतर सरकार का ही वो मतलब आधिकारिक चैनल है, अल जजीरा। तो इस तरह से कतर अपना जो साइज है उसके अनुपात में उसका दुनिया पर प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और इतना छोटा है कतर, आप समझिए कि उसकी टोटल आबादी सिर्फ 27 लाख है। अब हिंदुस्तान से तुलना कीजिए तो समझ जाइए हिंदुस्तान की आबादी 13 करोड़, बिहार की आबादी 13 करोड़ है। पूरे कतर की आबादी, पूरे देश की आबादी सिर्फ 27 लाख है और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ हिंदुस्तानी लोग काम करते हैं। लगभग 80,000 हिंदुस्तानी वहाँ बसे हुए हैं। तो ये तो मैंने मतलब कतर के बारे में बताया कि कतर है क्या भला। और ये जो मामला है, मामला ये है कि जो भारतीय नौसेना है, यानी नेवी जिसको कहते हैं, इंडियन नेवी, जो समुद्र में हमारी रक्षा करती है, भारतीय नौसेना से 9 लोग रिटायर किए थे। उसमें एक दो तो मतलब एक तो नाविक स्तर का था, थोड़ा जूनियर हुआ, और हास्टेलर, और बाकी लोग कमांडर, कैप्टन, थोड़ा सीनियर अधिकारी थे। ये लोग रिटायरमेंट के बाद ये लोग कतर की एक प्राइवेट फर्म में काम करने लगे थे। रिटायरमेंट के बाद भी लोग नौकरी करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा तजुर्बा होता है अपनी नौकरी में। और वो जो मतलब कंपनी है, वो कतर की सेना को प्रशिक्षण देने का काम करती है, मतलब वो भी रक्षा मामलों से जुड़ी हुई कंपनी है। और चूंकि ये लोग नौसेना से रिटायर किए थे, इंडियन नेवी मुझे लगता है दुनिया की 4थी या 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है, तो इनके तजुर्बों का वो फायदा उठा रहे थे और ऐसी नौकरी लोग करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब विवाद क्या हुआ है कि उसमें से वो 8 लोगों को कतर की पुलिस ने उठा लिया
उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये लोग इसराइल के लिए ये लोग जासूसी कर रहे थे। वो ट्रायल चला और पिछले मई महीने में उसका ट्रायल खत्म हुआ, सुनवाई पूरी हुई और सुरक्षित कर लिया गया फैसला। और अभी मतलब समझिए कल फैसला आया है और फैसले में कहा गया 8 लोगों को मतलब जो सबसे बड़ी सजा होती है कैपिटल पनिशमेंट, सजा ए मौत, मतलब मृत्यु दंड सुना दिया गया है। उसमें 8 लोग तो ये हिंदुस्तानी है और 2 वहां कतर के भी लोग हैं, फर्म का ये भी है। तो अब देखिए तो मतलब बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी सजा तो कुछ हो ही नहीं सकती है, सजाए मौत है। आप सोचिए कि जो उनको परिजन जो होंगे, जो हिंदुस्तान में उनकी बीवी होंगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, उनके दिल पर, हम लोग तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, उनके घर में तो कोहराम मच गया होगा। तो मामला पूरा यही है। अब आप पूछेंगे कि ये मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं तो देखिए अगर ये कहता हूं कि ये पूरे भारत की मतलब एकदम उसको कह सकते हैं कूटनीतिक विफलता, जिसको आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक फेल्योर है, भारत सरकार की है। अगर आप गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया आपको रात दिन यही दिखाएगा कि मोदी जी का तो डंका बज गया, ब्राजील में डंका बज गया, जापान में डंका बज गया, जर्मनी में डंका बज गया, विश्व गुरु बन गया, फल्ला हो गया, चिल्ला हो गया। लेकिन आपकी इज्जत क्या है? कतर जैसा जो कि इतना छोटा देश है कि आपको नक्शा पर ढूंढने में आपको 5 मिनट लग जाएंगे, वो तक हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है ना। और देखिए ये बहुत छोटी बात थी, यदि इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर उठाया जाता तो क्या होता। देखिए कोई भी देश में जो सजा होती है ना, तो उस देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति है या कतर में जो शासक होता है उसको अमीर कहते हैं, उसको सीधे पावर रहता है माफी देने का, है ना, पार्डनिंग पावर जिसको कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति कोई पावर है, कतर के अमीर कोई पावर है। यदि इसको भारत ने ठीक से तरीके से उठाया रहता तो अगर उन लोगों ने कुछ गलतियां की भी होती तो कतर का अमीर उनको माफ कर देता और फिर वो अपना ज्यादा से ज्यादा करता कि कतर के देश छोड़ने का आदेश देता कि आप लौट जाइए, कम से कम जान तो बचती। लेकिन यहाँ तो जो कहता है अपनी वाहवाही में ही सरकार है। विदेश मंत्रालय अपनी, जब इन लोग को पकड़ा गया था, जब ट्रायल शुरू किया गया था, कतर में जो दोहा है वहां की राजधानी, वहां बाकायदा भारत का दूतावास है, एम्बेसी है। तो वो लोग तो कुंभकर्ण के जैसा सो रहे थे, जबकि उस देश में हिंदुस्तानियों की हिफाजत का दायित्व तो उनका है, दूतावास का, एम्बेसी का है। और उसको भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से समय समय पर गाइडेंस मिलना चाहिए। कूटनीतिक विफलता देखिए क्यों हुई है। एक तो ये हुई है कि भारत के मतलब जो पारंपरिक, देखिए मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, और यूपीएससी में मेरा एक पेपर भी था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसलिए भी मैं थोड़ा बता रहा हूं। भारत की पारंपरिक जो विदेश नीति थी वो थी कि अरब और इजराइल जो तनाव रहता है या युद्ध भी होता है, उसमें हमेशा भारत अरबों के साथ रहता था। फिलिस्तीन के ही मुद्दे पर भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ रहता था। हाँ, लेकिन 2014 में मोदी के आने के बाद जो एक तरह से मतलब मुस्लिम विरोधी एक स्तर की सरकार कह सकते हैं मोदी की, उस सरकार में आने की वजह से बहुत बार भारत मतलब इजराइल का पक्ष लेने लगता है ना। या अभी जैसे इजराइल गाजा पट्टी पर जैसी बमबारी कर रहा है फिलिस्तीन में, इसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, उस पर भी जो भारत को जिस कड़ाई से विरोध करना चाहिए था वो भारत नहीं करता। इस कारण पूरे जो अरब देश हैं, कोई अरब देश एक तो नहीं है, कई अरब देश हैं, सऊदी अरब है, कतर है, सीरिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, अल्जीरिया है, पूरे अरब जगत में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हुई है ना। यदि पुराना समय होता, इंदिरा गांधी का समय होता, राजीव गांधी का भी टाइम होता और पंडित नेहरू कर बहुत बड़े करके नेता थे, तो ये चुटकियों में मामला कतर वाला हल हो जाता, एक फोन कॉल पर हल हो जाता। मतलब इनको मतलब माफीनामा मिल जाता एक फोन कॉल पर। तो एक फोन कॉल, मैं एक कहता हूं यदि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहती है, अभी एक फोन कॉल इंदिरा गांधी का जाता कतर के अमीर को कि देखिए ये हुआ है और आप इसका अपना पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्षमादान की जो आपकी शक्ति है। 1 मिनट में अमीर का दस्तखत होता, सारे लोग लौट के आ जाते परिवार में, दिवाली अपना बीवी बच्चों के साथ बनाते हिंदुस्तान में। लेकिन यहाँ तो मोदी जी है, इनका तो है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू करना है। सिर्फ ये कतर की बात नहीं, देखिए पूरा पैटर्न बन गया है। अभी देखिए चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख में गलवान घाटी, वहां बिहार रेजिमेंट ही तैनात था, दर्शकों को याद होगा 20-20 जवानों को मार डाला गया और गलवान घाटी पर चीन ने कब्जा कर लिया। अभी मालदीव, वो भी 2 बित्ता का देश है, हिंद महासागर में मालदीव, अभी 1-1.5 महीने पहले वहां राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवार थे, एक बिल्कुल चीन का समर्थक, एक बिल्कुल भारत का समर्थक, और वहां जो चीन का समर्थक था वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गया। अब वो कह रहा है कि अब एक भी हिंदुस्तानी सैनिक को मालदीव की धरती पर नहीं रहने देना, सबको निकाल रहा है। तो क्या आपकी कूटनीति कहाँ चली गई, है ना। तो संक्षेप में ये हो गया कि भले ही गोदी मीडिया जो भी मोदी जी को बना दे कि मोदी जी तो छींकते भी हैं तो वो भी मास्टर स्ट्रोक होता है ना।
मोदी जी तो कुछ भी करे वो मास्टर स्ट्रोक है ना। डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें सर, जी तो भारत के संदर्भ में जी। ये एक मतलब भारत के संबंध में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जी जी। ये एक गलत मैसेज भी तो जा रहा है सर। बहुत बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और एक तरह से मतलब ये तो अगर इसमें भारत छुड़ा नहीं पाता है, अगर छुड़ा ले तो अच्छी बात है। तब तो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, सिलसिला शुरू हो जाएगा। कतर जैसा छोटा देश जब इस तरह की आंखें दिखा सकता है सर, तब तो भूटान भारतीयों को टांग देगा, भूटान टांग देगा, है ना। जब कतर कर देगा, भूटान टांग देगा, कोई टांग देगा, नेपाल टांग देगा, ये कर देगा, सब आके दिखाने लगेगा। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बोल रही है कि मोदी गवर्नमेंट या भारत सरकार जो है लगातार प्रेशराइज मतलब प्रेशर क्रिएट कर रही है और संभवतः इस पे कुछ पॉजिटिव चीज सुनने को मिले। यदि पॉजिटिव चीज सुनने को मिले तो अच्छी बात है, हमें भी खुशी होगी। क्यों 8 आदमी सजाए मौत करेंगे। लेकिन ये बात तो अब तो कह सकते हैं ना कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, है ना। जिस समय सर ये मामला निकला था वहां एम्बेसी थी भारत की, उस समय इस चीज में पहल की जाती। वही मैं कहने जा रहा था ना। कतर तो दुविधा का देश है, वहां जो भी भारतीय दूतावास होगा, एम्बेसी होगी, वहां उसको 80,000 हिंदुस्तानियों को देखना है ना। और यहाँ तो वहां के सारी अखबारों में हर जगह ये खबरें आई होंगी कैसे 8, ये तो साफ बात है कि 8 हिंदुस्तानियों को पकड़ा गया था जासूसी में। उसी समय जो दूतावास था, इंडिया की जो एम्बेसी थी, उसको टेकअप करना चाहिए था मैटर कतर के विदेश मंत्रालय के साथ कि भाई ऐसे ऐसे है, इससे हम लोग के जो संबंध है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हमारे लोगों को यदि कुछ गलतियां हो भी गई, मैं ये नहीं कहता कि वो लोग निर्दोषी होंगे, हो सकता है कुछ हुआ हो गड़बड़ झाला, तो ठीक है, ये तो मैक्सिमम सजा हो गई ना। सजा मौत से बड़ी सजा कौन होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप उनको अपने देश से बाहर कर दीजिए, वो लोग टेरिटरी से बाहर कर दिए, वो फिर भारत आएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, घर वालों के साथ रहेंगे। लेकिन एकदम उनको सजाए मौत देना और गोली ही मार देना, ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। बताइए, जो नेवी का रिटायर्ड आदमी है उसमें एक दो के बारे में ये भी सुन रहा है कि उसको मतलब यहाँ से भारत को राष्ट्रपति का पदक मिला हुआ था और ये सब मिला, तो सम्मानित पदाधिकारी थे। अब उनको रिटायरमेंट के उनको कतर में सजाए मौत, तो ये तो बहुत खराब बात हो जाएगी। तो कुल मिला के सर ये आप जो इसमें निचोड़ है पूरी चीज का, इसमें जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसका निचोड़ ये हुआ कि भारत डिप्लोमेटिकली उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का दिखाया जा रहा है। वही बात है ना, सिर्फ गोदी मीडिया में वो दिखाया जाता है कि एकदम मोदी का डंका बज रहा है। गोदी मीडिया आप देखेंगे तो कहें कि मोदी के एक फोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, है ना। एक बार मैं देख रहा था, ये इसका था, आपको शिवरात्रि का दिन था और कोई गोदी मीडिया का टीवी चैनल दिखा रहा था कि महादेव और मोदी रोकेंगे यूक्रेन का युद्ध। बताइए, मोदी को सीधे महादेव के बराबर कर दिया गया था और कहा जा रहा था, मतलब बाकायदा उस पर आ रहा था, मुझे चैनल का भी नाम नहीं ध्यान में है, कि महादेव, मैंने सर पीट लिया कि महादेव और मोदी रोकेंगे यूक्रेन का युद्ध। तो ये तो मतलब मोदी की चाटुकारिता में, चापलूसी में यहां तक गिर गया है। तो जो मोदी एक फोन पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं, दूसरे फोन पर इजरायल और हमास का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो कतर के 8 लोगों को फांसी के साथ नहीं रुकवा सकते। अब तो उनकी, मैं समझिए कि ये उनकी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है। जी जी, कूटनीतिक अग्नि परीक्षा है मोदी की कि आप क्या कर रहे हैं। अगर बच भी जाते हैं, अगर मतलब ये प्रेशर क्रिएट करके कतर पे अगर भारत बचा भी लेती है, तो जितना हाय तौबा मची है सर, ये डैमेज कंट्रोल तो होगा नहीं। बिल्कुल वही ना। और देखिए, कतर के साथ मतलब ऐसे भारत के पारंपरिक रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं। सिर्फ कतर के नहीं, पूरे अरब जगत के साथ भारत के पारंपरिक रिश्ते अच्छे रहे हैं। मोदी जी को तो दिया भी गया, सम्मान भी दिया गया। हाँ, लेकिन अब ये लोग तो सब अपनी मूर्खता से अपने, अब तो ये बात भी मीडिया में आ रही है कि इजरायल को जो भारत ने बड़ा सपोर्ट किया हमास वाले मुद्दे पर, उससे भी कतर वाले नाराज है और उसका गुस्सा उन लोगों पर निकाल रहा है ना, जो उनको धरा गया उस पर निकाल रहा है। तो हाँ, साइड इफेक्ट कहा जा सकता है। तो ये सब देखिए कूटनीतिक विफलता है। 8 लोगों को सजाए मौत हुई है, बहुत दुख की बात है। भारतीय नौसेना की एक बहुत मतलब गौरवशाली आप परंपरा कर सकते हैं रही है, तो वो भी उस पर भी बट्टा लगेगा। तो ये सब देखना चाहिए सरकार को। जी, तो देखिए, कतर के मामले पे हमने डिस्कशन की सर के साथ, और सर का भी यही कहना है कि भारत कुछ ऐसा कदम ले और मोदी गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम ले कि जिससे उनकी जान बच जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि नौसेना में काम करने के बाद उनका अंत इतना बुरा तो नहीं ही होना चाहिए। और दूसरी बात है कि एक अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति का अगर अंतिम वक्त अगर इतना बुरा बीते, तो इससे बुरी बात और कुछ हो नहीं सकती। हम लोगों ने सिर्फ ये डिस्कशन किया कि डिप्लोमेटिकली भारत कहाँ स्टैंड करता है। एक कतर, जिसका सर ने ही बताया कि उसकी आबादी तकरीबन 26 से 30 लाख के करीब होगा, 27 लाख। मैं आपको बतला दूं कि मैं अभी पटना से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बिहार की आबादी 13 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कतर, बिहार में कितना कतर आ सकता है। और उस कतर का ये मजाल कि भारत जैसे देश
जिसको लगातार सरकार कह रही है कि विश्व गुरु बनने के कगार पे है, और ये किस कगार पे है आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको यहीं पे छोड़ के जाता हूँ, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।